हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से 11वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 10 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। यह मैटरनिटी का 11वां वीडियो होगा, मिडवाइफरी का। मैटरनिटी नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी बोलिए, इसका 11वां वीडियो है। और यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। इस बुक में नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एम्स, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC या फिर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, नॉर्सेट या फिर अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो आया हुआ है, उसका फॉर्म आज ही लास्ट डेट था। तो उम्मीद करते हैं कि सभी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया होगा। तो अब आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। फॉर्म तो भरा गया, अब 1-2 महीने में इसका परीक्षा भी जल्दी हो जाएगा। तो मिडवाइफरी का भी वीडियो हम डाल रहे थे, तो इससे पहले मैं 10 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज 11वां वीडियो डालेंगे। तो इसमें कुल 500 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। आज 500 से आगे का देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न होगा 501 से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नोट जो प्री एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रही एक प्रेग्नेंट मदर के असेसमेंट पर लिखा गया है, डिटरमाइंस करेगा कि क्लाइंट टॉक्सिटी को अनुभव कर रहा है। निम्न में कौन सा नोट जो प्री एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रही एक प्रेग्नेंट मदर के असेसमेंट पर लिखा गया है, डिटरमाइंस करेगा कि क्लाइंट टॉक्सिटी को अनुभव कर रहा है। तो रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रेथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक एक्लेम्प्टिक क्लाइंट को प्रत्येक 4 घंटे पर IM मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सा सिम्टम मैग्नीशियम सल्फेट की नेक्स्ट क्लोज देने का इंडिकेशन है? तो कौन सा है? ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 16 पर मिनट, 16 ब्रेथ पर मिनट होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कौन सा सिम्टम होगा? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 16 ब्रेथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक क्लाइंट सीवियर प्री एक्लेम्सिया की थेरेपी के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है। टॉक्सिटी का कौन सा इनिशियल साइन नर्स को इंटरवेन करने के लिए अलर्ट करेगा? तो कौन सा करेगा? टॉक्सिटी का कौन सा इनिशियल साइन जो है नर्स को इंटरवीन करने के लिए अलर्ट करेगा? तो लैक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंभीर प्री एक्लेम्सिया का मरीज जो मैग्नीशियम सल्फेट को इन्फ्यूज़न में ले रहा है, उसको मॉनिटर करते समय असेसमेंट दर्शाता है कि पल्स रेट 55 प्रति मिनट और श्वसन 12 प्रति मिनट व चेहरा लाल है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगी? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा स्टॉप द इन्फ्यूज़न एंड स्टार्ट एन इन्फ्यूज़न ऑफ 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज से
पैदा होने वाली टॉक्सिटी में काम आने वाला एंटीडोट क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज से पैदा होने वाली टॉक्सिटी में काम आने वाला एंटीडोट कौन सा होगा? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्री एक्लेम्सिया युक्त एक प्रेग्नेंट क्लाइंट मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है। नर्स को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी की संभावना के लिए तैयार रहने हेतु बिसाइड पर क्या रखना चाहिए? प्री एक्लेम्सिया युक्त एक प्रेग्नेंट क्लाइंट मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है। नर्स को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी की संभावना के लिए तैयार रहने हेतु बिसाइड पर क्या रखना चाहिए? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिलीवरी के 6 घंटे बाद एक प्री एक्लेम्सिया औरत के लिए निम्न में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस सर्वोत्तम प्राथमिकता पर होगा? तो हाई रिस्क फॉर इंजरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट आवश्यक होता है क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट आवश्यक होता है क्योंकि यह, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है क्योंकि क्या होगा, बेड रेस्ट प्री एक्लेम्सिया में क्यों आवश्यक होगा? क्योंकि इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के कारण भर्ती होने वाली औरत में इनटेक या आउटपुट को नापने का क्या महत्व है? क्या महत्व हो जाएगा? शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनटेक एंड द आउटपुट। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के कारण भर्ती होने वाली औरत में इनटेक या आउटपुट को नापने का क्या महत्व है? तो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनटेक एंड द आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक मरीज प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में चला जाता है। नर्स की प्रथम एक्शन क्या होनी चाहिए? एक मरीज है वह प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में चला जाएगा, तो नर्स की प्रथम एक्शन होगी क्लियर एंड मेंटेन एन ओपन एयर वे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉस्पिटल में एक क्लाइंट गंभीर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हॉस्पिटल में एक क्लाइंट गंभीर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए थेरेपी ले रहा है। यदि एक्लेम्सिया हो जाता है तो नर्स की प्रथम एक्शन क्या होनी चाहिए? तो प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गंभीर प्री एक्लेम्सिया युक्त 36 वीक के गेस्टेशन वाली एक मल्टी ग्रेविडा के एडमिशन के लिए रूम की तैयारी करते समय नर्स को निम्न में से किसे रखना चाहिए? द पैडिंग फॉर द साइड रेल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा यहाँ से प्रश्न होगा वो एपीएच का होगा, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एबोरेप्सिया, इससे हमारा प्रश्न होगा। तो इससे पहला प्रश्न है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एबोरेप्शन प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो किसका है? एपीएच का है। और एपीएच क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज। तो प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शन प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपीएच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, एक वुमन जो है वो 36 वीक प्रेग्नेंट है, 36 नहीं 37 वीक, एक वुमेन जो है वो 37 वीक प्रेग्नेंट है तथा वह बिना पेन के प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग कर रही है। यह किस हेतु सजेक्टिव है? यह किस हेतु सजेक्टिव है, बताइए इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीपार्टम हेमरेज। एक वुमेन जो है 37 वीक प्रेग्नेंट है तथा वह बिना पेन के प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग कर रही है, तो यह एंटीपार्टम हेमरेज हेतु सजेस्टिव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक के अलावा, निम्न में से एक के अलावा सभी का एंटीपार्टम हेमरेज से संबंध हो सकता है। किस एक के अलावा बाकी सभी जो है एंटीपार्टम हेमरेज से संबंध हो सकता है? तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, इसके अलावा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अलावा बाकी पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया, इंक्रीज्ड पेरिनेटल मोटिलिटी, पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया, इंक्रीज्ड पेरिनेटल मोटिलिटी, यह तीनों एंटीपार्टम हेमरेज से संबंध रखता है, सिर्फ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेगनेंसी के 28 वीक बाद, प्रेगनेंसी के 28 वीक बाद वेजिनल ब्लीडिंग जो सडन ऑनसेट, पेनलेस, काउजलेस व रिकरेंट है जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानी जाएगी। प्रेगनेंसी के 28 वीक बाद वेजिनल ब्लीडिंग होगा जो सडन ऑनसेट होगा, पेनलेस होगा, काउजलेस होगा व रिकरेंट से जानी जाती है, तो उसे हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया? व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया? तो ब्राइट रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया का में ब्लड किस कलर का होगा? ब्राइट रेड कलर का। अगला प्रश्न देखिए, एक क्लाइंट 38 वीक गेस्टेशन पर, एक क्लाइंट 38 वीक गेस्टेशन पर प्रोफ्यूज वेजिनल ब्लीडिंग से हॉस्पिटल में आती है। वह कहती है कि यह अचानक बिना कॉन्ट्रैक्शन के हो गया है। तो कौन सी कंडीशन को शायद क्लाइंट अनुभव कर रही है जिसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत नोटिफाई करने की आवश्यक है? तो प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड। तो कौन सा साइन सिम्टम होगा? आप यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया का साइन सिम्टम पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग। आगे देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड, प्लेसेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसके अलावा बाकी ये पेनलेस ब्लीडिंग, काउजलेस ब्लीडिंग एंड रिकरेंट ब्लीडिंग, यह सारा सिम्टम जो है कैरेक्टर है प्लेसेंटा प्रीविया का, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रिस्क, निम्न में से कौन सी रिस्क प्लेसेंटा प्रीविया से संबंधित होती है? तो एंटीपार्टम हेमरेज प्लेसेंटा प्रीविया से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया से ग्रसित माँ, प्लेसेंटा प्रीविया से ग्रसित माँ में डिलीवरी के बाद होने वाली संभावित सामान्य कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? तो हेमरेज होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्लेसेंटा प्रीविया से ग्रसित माँ में डिलीवरी के बाद होने वाली संभावित सामान्य कॉम्प्लिकेशन हेमरेज होगी। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा प्रीविया में लेबर के दौरान मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होती है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक घटना जिसमें अम्बिलिकल कोर्ड वेसल्स, एक घटना जिसमें अम्बिलिकल कोर्ड वेसल्स प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में से गुजरती है तथा सर्वाइकल ऑस के ऊपर रहती है, वह क्या कहलाती है? तो वह भाषा प्रीविया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में कौन से टर्म को यूज़ करते हैं जब फीटल ब्लड वेसल इंटरनल ऑस के ऊपर प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने रहती है? तो भाषा प्रीविया को यूज़ करते हैं। कौन से टर्म को? भाषा प्रीविया को कब यूज़ करते? जब फीटल ब्लड वेसल इंटरनल ऑस के ऊपर प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने रहती है। और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। और अभी ये वीडियो हम आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए ही बना रहे हैं बेसिकली, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और हमारे वीडियोस का आप लाभ उठा सकें। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान निम्न में से कौन सी इवेंट के लिए फिजिशियन द्वारा तुरंत अटेंशन की आवश्यकता होती है? प्रेगनेंसी के दौरान निम्न में से कौन सी इवेंट के लिए फिजिशियन द्वारा तुरंत अटेंशन की आवश्यकता होती है? तो ब्लीडिंग पर वेजिना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर प्लेसेंटा प्रीविया। मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर प्लेसेंटा प्रीविया क्या होगा? कंप्लीट रेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मदर आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया से डायग्नोज हुई है। नर्स अपने क्लाइंट को कहती है कि आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया का सामान्य इलाज क्या है? तो बेड रेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफिनिटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स। डिफिनिटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिफिनिटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। आगे देखिए, एक 32 वर्ष की मल्टी ग्रेविडा लेडी 10 वीक पर वेजिनल ब्लीडिंग के साथ भर्ती होती है। एक 32 वर्ष की मल्टी ग्रेविडा लेडी है, वह 10 वीक पर वेजिनल ब्लीडिंग के साथ भर्ती होती है। उसके लिए नर्स के द्वारा निम्न में से कौन सी एक्शन सबसे पहली करनी चाहिए? तो प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग। एक पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग का क्लाइंट अभी प्लेसेंटा प्रीविया से डायग्नोस हुआ है। निम्न में से कौन सा प्रोसीजर प्रायः प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया से डायग्नोस क्लाइंट की केयर करते समय नर्स को निम्न में से किसे अवॉइड करना चाहिए? तो परफॉर्मिंग ए पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन को परफॉर्मिंग करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्स एक संभावित प्लेसेंटा प्रीविया वाले क्लाइंट में जेंटल रूप से लियोपार्ड मैन्यूवर्स संपादित करते समय निम्न में से किस फाइंडिंग का अनुमान लगा सकती है? तो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट हाई एंड फ्लोटिंग। नर्स एक संभावित प्लेसेंटा प्रीविया वाले क्लाइंट में जेंटल रूप से लियोपोल्ड्स मैनोवर्स संपादित करते समय निम्न में से किस फाइंडिंग का अनुमान लगाती है? तो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट हाई एंड फ्लोटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संभावित प्लेसेंटा प्रीविया वाले क्लाइंट में वेजिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना पड़े तो नर्स को तुरंत किस हेतु तैयार रहना चाहिए? तो सिजेरियन डिलीवरी के लिए नर्स को तुरंत तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब इंटरनल ऑस बंद होता है तो प्लेसेंटा इसे पार्शियली कवर करता है, लेकिन जब इंटरनल ऑस डायलेटेड होता है तो ऐसा पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, Which of this is considered as dangerous placenta previa? Which of this is considered as dangerous placenta previa? तो टाइप 2 पोस्टीरियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा मीन्स प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा मीन्स प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सीडेंटल हेमरेज इज ऑल्सो नोन एज। एक्सीडेंटल हेमरेज इज ऑल्सो नोन एज एवलेसिया प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, द कंडीशन एब्रूप्सियो प्लेसेंटा रेफर्स टू, क्या होगा? एंटीपार्टम हेमरेज। द कंडीशन एब्रूप्सियो प्लेसेंटा रेफर्स टू एंटीपार्टम हेमरेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा की घटना कब होती है? यह घटना कब होगी? तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एब्रूप्सियो प्लेसेंटा की घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में प्रायः सीवियर हेमरेज के साथ सामान्य रूप से इम्प्लांटेड प्लेसेंटा के प्री मैच्योर सेपरेशन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में प्रायः सीवियर हेमरेज के साथ सामान्य रूप से इम्प्लांटेड प्लेसेंटा के प्री मैच्योर सेपरेशन को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देखेंगे, द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल काउज ऑफ लेट प्रेगनेंसी। द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल काउज ऑफ लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज। तो एब्रूप्सियो प्लेसेंटा इसका मोस्ट कॉमन काउज होगा। अगला है प्रश्न, कोविलेर यूट्रस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो किसके साथ होती है?
कोविलेर यूट्रस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कंसील्ड एब्रोप्सियो प्लेसेंटा के साथ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कोविलेर यूट्रस इज सीन इन। कोविलेर यूट्रस जो है यह किस में दिखाई देता है? तो यह एक्सीडेंटल हेमरेज में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक के अलावा बाकी सभी सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा के सेपरेशन होने से होते हैं। तो किस एक के अलावा? तो डिफेक्टिव डेसिडुआ के अलावा बाकी सडन यूटेराइन डीकम्प्रेशन, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम और थ्रोम्बोफाइलियासिस जो है, यह तीनों जो होता है यह सामान्य रूप से प्लेसेंटा के सेपरेशन होने से होते हैं, सिर्फ डिटेक्टिव डेसिडुआ को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है यह एबॉर्शन से रिलेटेड होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार कौन सी स्टेज पर फीटस जीवित होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार कौन सी स्टेज पर फीटस जो होता है वह जीवित होता है? तो 20 वीक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एबॉर्शन अकर्स अप टू। तो इसका ऑप्शन पहला दिया गया है 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, और आगे देखेंगे दूसरा है 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तीसरा है 36 वीक और चौथा है 40। तो उत्तर क्या होगा? 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एबॉर्शन टर्म का यूज़ फिटस के पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक किया जाता है और इसके बाद प्री मैच्योर लेबर टर्म को यूज़ करते हैं। अगला देखिए, द एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फिटस बिफोर इट इज़ वायबल इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे? एबॉर्शन। द एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फिटस बिफोर इट इज़ वायबल इज कॉल्ड एबॉर्शन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एबॉर्शन का प्रकार जिसमें चेंजेस उस अवस्था तक पहुंच गए हो जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना असंभव है। तो इनएविटेबल एबॉर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एबॉर्शन में चेंजेस वहां तक पहुंच गए हो जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना असंभव है? तो इनएविटेबल एबॉर्शन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अर्ली प्रेगनेंसी में मध्यम से अत्यधिक वेजिनल ब्लीडिंग के साथ ओपन सर्वाइकल ओस क्या कहलाता है? अर्ली प्रेगनेंसी में मध्यम से अत्यधिक वेजिनल ब्लीडिंग के साथ ओपन सर्वाइकल ओस क्या कहलाएगा? इनएविटेबल एबॉर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो अब यहाँ से समाप्त करेंगे। इससे आगे का जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियोस का। तो चलिए कल मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।